ड्रामा की शुरुआत में हम एक आदमी को जल्दबाजी में किसी जगह जाते हुए देखते हैं जो कहता है, मैं बहुत टाइम से इस समय का इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत सारे बुरे थॉट्स भी आए, लेकिन मैं फिर भी इंतजार करता रहा। फाइनली आज वो दिन आ गया। तभी हम एक लड़की को देखते हैं। वो आदमी उसके पास जाता है और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर कहानी 1992 के वांडो शहर से शुरू होती है, जहाँ हम कुछ लोगों को मछली पकड़ते हुए देखते हैं। वहीं एक लड़का भी अपनी माँ के साथ होता है। इस लड़के का नाम लीकांग है। उसके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। लीकांग पूछता है, क्या आपने आज ज्यादा मछली पकड़ी? बोट वाला आदमी कहता है, हाँ बहुत, मुझे डर है मेरी नाव डूब न जाए। वो आदमी मछली लीकांग की माँ को दे देता है और लीकांग को रुकने का इशारा करता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसकी माँ के जाने के बाद वो आदमी लीकांग को चॉकलेट देता है और कहता है, तुम्हारी माँ कितना काम करती है, उसे अब रेस्टोरेंट में काम नहीं करना चाहिए। वो उसे जाते हुए देखता रहता है। लीकांग ये देखकर जोर जोर से कहता है, सुही आई लव यू। वो आदमी उसे रोकता है और कहता है, क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाप की आत्मा मेरी जान ले लेगी और मुझे इसी समुद्र में डुबोकर मार देगी। लीकांग हंसता है और फिर दोनों काफी एंजॉय करते हैं। अगले सीन में लीकांग की माँ अपने रेस्टोरेंट में खाना रेडी कर रही होती है, क्योंकि यही इनके जीने का सहारा होता है। इनका खाना इतना अच्छा होता है कि शाम होते होते सब खत्म हो जाता है। लीकांग भी अपनी माँ की हेल्प करता है और उन्हीं की तरह एक अच्छा शेफ बनना चाहता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की उनके रेस्टोरेंट के अंदर आती है, जिसे बहुत जोरों की भूख लगी होती है। तब उसकी नजर पास में सूख रहे स्वीट पोटैटो पर पड़ती है और वो उसे उठाकर खाने लगती है। तभी वहाँ लीकांग आता है और कहता है, ये खाना गाय के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। फिर इशारे से कहता है, इंसानों वाला खाना वो है। वो लड़की सोचती है, गाय कितनी खुशनसीब है, इन्हें कितना टेस्टी खाना मिलता है और मुझे तो ठीक से कुछ भी नसीब नहीं होता। लीकांग उसे बिठाकर उसके लिए खाना लाता है और कहता है, पेट भर के खाओ। लेकिन वो लड़की बैठी रहती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। लीकांग कहता है, ये सब बिल्कुल फ्री है। लड़की को भूखे प्यासे खाना खाते देख लीकांग के दिल को अजीब सी खुशी मिलती है। अचानक लड़की रोने लगती है। लीकांग घबरा जाता है। उसे लगता है शायद खाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन असल वजह कुछ और होती है। लड़की रोते रोते कहती है, ये खाना बहुत स्वादिष्ट है, मैंने पहले कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया। लीकांग जल्दी से टिश्यू लेकर उसके आंसू पोंछ देता है। वो उससे कहता है, कल दोपहर फिर आना, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट बनाऊंगा। जब भी भूख लगे यहीं आ जाना। यह सोचकर कि शायद वह अभी भी भूखी हो, लीकांग अंदर और चावल लाने चला गया। लेकिन जब वह लौटा तो लड़की वहाँ नहीं थी। दोपहर को लीकांग ने अपनी सबसे पसंदीदा चॉकलेट निकाली और उसके लिए चॉकलेट बॉल बनाई, लेकिन दूध का बर्तन गिर गया और उसका हाथ बुरी तरह जल गया। उसी समय लड़की को उसकी माँ डांट रही थी, क्योंकि उसका वजन 150 ग्राम बढ़ गया था। अब लड़की सोल लौटती कार में बैठी थी। लीकांग ने अपने जले हुए हाथ पर पट्टी बांधी और दर्द सहते हुए चॉकलेट बनाता रहा। उसे लड़की का खुशी से खाना याद आया और वह हल्का सा मुस्कुरा दिया। 2 घंटे बीत गए, लेकिन लड़की नहीं आई। लीकांग चॉकलेट लेकर रेस्तरां के बाहर इंतजार करता रहा। तभी एक लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से अमीर लोग उतरे। लीकांग को लगा शायद वही लड़की आई हो। वह दौड़कर गया, लेकिन वह नहीं थी। उसे लगा लंच के लिए कस्टमर आया है, तो उसने कहा, रेस्तरां बंद है। लेकिन वहाँ मौजूद बूढ़ी औरत ने ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे पूछा, तुम्हारा नाम लीकांग है? तुम्हारे पिता ली सूंग हून है। पढ़ाई कैसी चल रही है? लीकांग ने ईमानदारी से सब जवाब दिए। वह औरत काफी संतुष्ट दिखी। तभी लीकांग की माँ बाहर आई। उन्हें देखते ही उसका चेहरा बदल गया। बड़े लोग घर के अंदर बात करने लगे। उधर समुद्र किनारे लीकांग और ली जुन, जो हम उम्र थे, साथ खेल रहे थे। लेकिन ली जुन बहुत घमंडी था। उसने लीकांग से कहा, तू जिंदगी भर यहीं पड़ा रहेगा। लीकांग चुप रहा। अचानक ली जुन ने जमीन से पत्थर उठाया और जोर से लीकांग के सिर पर दे मारा। खून बहने लगा। लीकांग गुस्से में उठा और दोनों समुद्र में गिर पड़े। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। लीकांग खून में लथपथ बेड पर बेहोश पड़ा था, जिंदगी और मौत के बीच। उसके पास सिर्फ एक इंटर्न डॉक्टर था, जबकि ली जुन को हल्की चोट लगी थी, लेकिन चारों तरफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। लीकांग की माँ बेटे की हालत देखकर डॉक्टरों से गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने उसे डांट दिया। डॉक्टर ने बस इतना कहा, बाद में किसी और डॉक्टर को भेज देंगे। सब चले गए। माँ पूरी तरह टूट गई। तभी उसे याद आया कि उसकी ग्रैंडमदर ने कहा था, ली जुन कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी का पोता है। माँ ने अपने बेहोश बेटे को देखा और जोर से सबको बताया, लीकांग भी उसी फैमिली से है। उस एक बात ने लीकांग की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। 25 साल बीत गए। बड़ा होकर लीकांग अपनी माँ की फोटो के सामने घुटनों पर बैठा था। हॉस्पिटल वाले दिन की सारी यादें उसके सामने घूम रही थी। उसकी माँ चाहती थी कि ग्रैंडमदर उसे बहू माने, न कि नौकरानी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक हादसे में माँ की मौत हो गई। लीकांग ने हार नहीं मानी। आज वह ग्रुप हॉस्पिटल में डॉक्टर बन चुका था। ली जून से मुकाबले में वह कभी पीछे नहीं हटा। आज ही उसने एक सर्जरी की थी, लेकिन पेटेंट बच नहीं पाया। लीकांग खुद को रोक नहीं पाया और बहुत चिड़चिड़ा हो गया। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड मिनसुंग खाना लेकर आया। दोनों बेंच
बेंच पर बैठकर खाते हुए बातें करने लगे। लीकांग का मन थोड़ा हल्का हो गया। मिनसोंग चला गया। तभी लीकांग ने देखा कि एक पेशेंट चुपचाप उसका खाना खा रही है। उसने कहा, हॉस्पिटल में खाना मना है। चायांग निगलते हुए अटक गई। लीकांग ने जल्दी से पानी दिया। चायांग बोली, मुझे लगा किसी ने फेंक दिया है, खाना बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लीकांग ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं दोस्त को छोड़ने गया था, अब खा ही लो। चायांग शर्म से नीचे देखने लगी। लीकांग ने पूछा, और खाओगी? चायांग ने सिर हिला दिया। नहीं। लीकांग नीचे झुका और डिब्बा उठाने लगा। तभी चायांग की नजर उसके आईडी कार्ड पर पड़ी। नाम लिखा था लीकांग। वह अचानक बोल पड़ी, लीकांग। लीकांग चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? चायांग कुछ याद नहीं कर पाई। दरअसल उसे मेमोरी प्रॉब्लम थी। लीकांग को वह लड़की अजीब लगी। वह बिना कुछ कहे चला गया। उसे पता नहीं था कि यही वही लड़की है जिसके लिए उसने बचपन में चॉकलेट बॉल बनाई थी 20 साल पहले। चायांग को उसकी माँ ने 150 ग्राम वजन बढ़ने पर डांटा था। पूरे परिवार ने तुरंत सोल लौटने का फैसला किया। रास्ते में लड़की को याद आया कि लड़के ने चॉकलेट बनाने का वादा किया था। वह रेस्तरां लौटी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पड़ोसी ने बताया कि पूरा परिवार जा चुका है और लड़का उसके लिए चॉकलेट बनाता रहा। हाथ तक जला लिया। वक्त बीतता गया। 2012 आया। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत फिर से उसी लड़के से टकराने वाली है। एलिवेटर के सामने दोनों फिर आमने सामने आ गए। उसी दौरान चैयोंग की नजर लीकांग के हाथ के जख्म पर पड़ी। उसे पड़ोसी अंकल की वो बात याद आ गई जो उन्होंने सालों पहले कही थी। क्या ये सच में कोइंसिडेंस हो सकता है? रात को लीकांग अपने अमीर परिवार के साथ डिनर कर रहा था। उसके अंकल ने अचानक कहा कि उसे अफगानिस्तान जाकर मेडिकल एड देनी होगी। वहाँ युद्ध चल रहा था। उसकी आंट बोली, ये सब सिर्फ न्यूज में डरावना लगता है, असल में उतना डेंजरस नहीं है। ग्रैंडमा ने भी लीकांग को रोकने की कोशिश नहीं की। पूरे परिवार के दबाव में आकर लीकांग को अफगानिस्तान जाना पड़ा, लेकिन वहाँ हालात बिल्कुल सेफ नहीं थे। धुआं, गोलियां और धमाके चारों तरफ थे। लीकांग ने बिना सोचे समझे रिलीफ कैंप में काम शुरू कर दिया। एक सर्जरी के बाद वो बाहर आया और उसने देखा कि कुछ बच्चे जमीन में दबी ग्रेनेड निकाल रहे हैं। वो उन्हें रोक भी नहीं पाया कि अगले ही पल चारों तरफ धमाके हो गए। उसी समय चायोन को भी अजीब सा एहसास हुआ। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। 6 महीने पहले चायोन अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी थी। जाते समय उसने देखा कि कोई आदमी लीकांग को गालियां दे रहा है। वो चुपचाप पास में खड़ी हो गई और सब सुनती रही। उसे बचपन का वो सीधा साधा अच्छा लड़का याद आ गया। उसके लिए लीकांग हमेशा एक एंजल जैसा ही रहा। उस दिन जोरदार बारिश हो रही थी। रोड पर ट्रैफिक पूरी तरह जाम था। आगे एक टो ट्रक पलट गया था और कागज पूरे रास्ते में फैल गए थे। सब लोग गाड़ियों में बैठे हॉर्न बजा रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए नीचे नहीं उतरा। तभी एक लड़का अम्ब्रेला लेकर आगे बढ़ा। उसने बूढ़े आदमी को छाता दिया और खुद भीगते हुए सारे कागज उठाने लगा। वो लड़का कोई और नहीं, लीकांग था। ये देखकर चायोंग भी गाड़ी से उतर गई। भले ही बॉस मना कर रहा था, अब उसे पूरा यकीन हो गया कि यही वो लड़का है जिसे वो सालों से याद कर रही थी। चायोंग ने तय कर लिया कि अब वो अपने फीलिंग्स नहीं छुपाएगी। इस बार वो उसे खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब वो अस्पताल पहुंची तो स्टाफ ने बताया कि लीकांग अफगानिस्तान गया है। चायोंग उस बेंच पर गई जहाँ दोनों पहली बार मिले थे। हवा के झोंके में उसे ऐसा लगा जैसे लीकांग पास ही खड़ा हो। वो मन ही मन पूछने लगी, क्या तुम्हें अब भी मैं याद हूँ? क्या तुम मेरी बनाई चॉकलेट खाना चाहोगे? लेकिन ये सब सिर्फ उसकी कल्पना थी। धीरे धीरे वो संभल गई। अंधेरा हो चुका था। तभी उसने एक आदमी को रोते देखा। उसने चुपचाप टिश्यू दिया। दोनों बिना कुछ बोले सामने सामने बैठे रहे, जैसे दो सीधी रेखाएं जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। अगले दिन चायोंग काम में व्यस्त थी। तभी उसके छोटे भाई का फोन आया। उसका भाई उसे किसी अमीर आदमी से मिलवाना चाहता था। चायोंग समझ चुकी थी कि उसके भाई का असली इरादा क्या है। वो बस एक अमीर जीजा ढूंढना चाहता था ताकि उससे पैसे उधार ले सके। चायोन खुद को शांत करने के लिए बाहर चली गई। तभी मिनसेंग आया और उसे वो वॉलेट लौटा दिया जो वो पिछली रात बेंच पर गिरा गई थी। चायोंग ने झुककर उसे धन्यवाद कहा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये आदमी अब उसकी जिंदगी में बार बार आने लगेगा। रेस्टोरेंट कितना भी भरा क्यों न हो, मिनसेंग बाहर खड़ा होकर इंतजार करता रहता, सिर्फ चायोंग के बनाए खाने के लिए। इसी दौरान चायोन को तेज बुखार हो गया और गलती से बीफ जल गया। बॉस ने उसकी हालत देखकर उसे आराम करने और डॉक्टर को दिखाने भेज दिया। चायोंग बस पकड़ नहीं पाई और रास्ते में मिनसेंग से फिर मिल गई। दोनों साथ अस्पताल गए। मिनसेंग पूरी रात उसके पास रुका और उसका ख्याल रखा। धीरे धीरे जो दो लोग कभी अजनबी थे अब दोस्त बनने लगे। क्रिसमस के दिन मिनसेंग ने फिर से चायोन के सामने अपने दिल की बात रखी। ठंडी हवा में इतनी सच्ची बात सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। चायोंग का दिल भारी हो गया। उसने मिनसेंग का ठंडा हाथ पकड़ा और फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इसके बाद चायोंग ने एक और सरप्राइज रखा। उसने अपने करीबी दोस्तों को बुलाया ताकि सब उन्हें आशीर्वाद दे सके। लेकिन जैसे ही चायोंग ने उस इंसान को देखा वो एकदम ठिठक गई। उस पल ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। जिस चेहरे को वो दिन रात याद करती थी वो आज उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में छुपे एहसास शायद सामने वाला भी महसूस कर रहा था। मिनसेंग ने
खुशी खुशी परिचय कराया। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है ली कांग, जो मौत को मात देकर वापस आया है। मिनसुंग ये नहीं देख पाया कि चायोंग की आंखें लाल हो चुकी थी और आसमान से बर्फ गिर रही थी। इस साल भी क्रिसमस सफेद होने वाली थी। मिनसेओंग ने एक हाथ से ली कांग को पकड़ा और दूसरे हाथ से चायोंग को। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी पूरी हो गई है, लेकिन चायोंग समझ चुकी थी कि किस्मत उसके साथ मजाक कर रही है। दोनों लड़कों को हंसते खेलते देखकर वो सोचने लगी कि आगे ये तीनों एक दूसरे का सामना कैसे करेंगे। जिस लड़के को उसने 20 साल तक अपने दिल में दबा कर रखा था, वो अचानक उसके सामने खड़ा था और चयोंग की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चयोंग रेस्टोरेंट गई उस बॉस से मिलने जिसने नौकरी छोड़ दी थी। वो कहीं और जाना चाहती थी, वहाँ वो नहीं था, सिर्फ उसकी यादें थी। समय बीतता गया और देखते देखते 6 साल निकल गए। आज एक मशहूर सिंगर स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अचानक फिसल कर गिर गया। सब जानते थे कि ली कांग एक बेहतरीन सर्जन है और अफगानिस्तान में भी मेडिकल एड दे चुका है, इसलिए सिंगर, उसका परिवार और बाकी सब लोग चाहते थे कि ऑपरेशन ली कांग ही करे। सिंगर की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए हॉस्पिटल में मीडिया की भीड़ लग गई। लेकिन सर्जरी से ठीक पहले ली कांग को अचानक एक फोन कॉल आया। नंबर देखकर लगा कि ये किसी पुराने क्लोज फ्रेंड का है जिससे बहुत समय से बात नहीं हुई थी, लेकिन कॉल उठाते ही दूसरी तरफ कोई और ही था। ली कांग तुरंत अस्पताल रूम की तरफ दौड़ा। वहाँ मिनसिंग बेड पर बेहोश पड़ा था। ली कांग ने घबराकर पूछा, ये क्या हुआ? तुम इतनी सीरियस हालत में हो और मुझे बताया तक नहीं? तभी असिस्टेंट ने याद दिलाया कि सिंगर की सर्जरी शुरू होने वाली है। ली कांग प्रिपरेशन रूम में गया और देखा कि मिनसेओंग का ऑपरेशन उसका दुश्मन ली जून कर रहा है। कुछ दिन पहले ही ली कांग और ली जून की लड़ाई हुई थी। ली कांग ने सख्त लहजे में कहा, अगर इस सर्जरी में जरा सी भी गलती हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कुछ समय बाद सर्जरीज खत्म हो गई। ली जून एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा और ऐलान किया कि सिंगर की सर्जरी सफल रही। मीडिया ने तुरंत ली जून की तारीफों के पुल बांध दिए। उसकी रेपुटेशन तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन किस्मत ली कांग के साथ नहीं थी। मिनसेओंग की सर्जरी सफल नहीं हो पाई। ली कांग जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी मिनसेओंग के पिता आए और ली कांग को ढांढस बंधाया कि वो खुद को ज्यादा दोषी न माने। ली जून भी जानता था कि मिनसेओंग के बचने की उम्मीद बहुत कम थी, इसलिए उसने ली कांग को पहले कुछ नहीं बताया। मिनसेओंग के पिता अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। ली कांग को खुद को कोसते देख मिनसेओंग के पिता ने उसका धन्यवाद किया कि उसने पूरी कोशिश की। सब लोग दुखी थे, फिर भी मिनसेओंग के पिता शांत बने रहे। लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने के डर से ली कांग का दिल टूट चुका था और वो रोके नहीं रुक पा रहा था। एक हफ्ते बाद ली कांग मिनसेओंग से मिलने सामाजिक सुरक्षा केंद्र गया। दोनों वैसे ही बातें कर रहे थे जैसे पहले किया करते थे। ऐसा लग रहा था कि मौत कोई डरावनी चीज नहीं है। बातों के बीच स्टाफ खाना ले आया। मिनसेओंग ने जैसे ही एक कौर खाया, उसने चम्मच नीचे रख दिया। ली कांग ने तुरंत पूछा, कुछ ठीक नहीं लग रहा? मिनसेओंग ने बस इतना कहा, निगलना मुश्किल हो रहा है, अब मुझे सिर्फ डम्पलिंग्स खाने का मन है। ये सुनते ही ली कांग बोला कि वो खुद बना देगा, लेकिन मिनसेओंग ने मना कर दिया। उसे सिर्फ चायोन के बनाए डम्पलिंग्स ही खाने थे। मिनसेओंग ने कहा कि अगर मरने से पहले वो चायोन के बनाए डम्पलिंग्स खा ले तो उसे कोई अफसोस नहीं रहेगा। उसी समय चायोंग कहीं दूर थी और उसे इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। अचानक उसे एक फोन कॉल आया। उसका छोटा भाई फिर किसी झंझट में फंस गया था। उसने 8,000 वॉन की वाइन की बोतल तोड़ दी थी। चायोंग मजबूर होकर शॉप ओनर को पैसे ट्रांसफर करती है। तभी उसकी कोवर्कर बताती है कि एक कुकिंग कंपटीशन होने वाली है, विनर को इनाम में 8,000 वॉन की वाइन मिलेगी। चायोंग बहुत खुश हो जाती है क्योंकि खाना बनाना उसकी ताकत है। वो पूरी रात जागकर सबसे अच्छा डिश तैयार करती है। कंपटीशन शुरू होता है। कंटेस्टेंट्स अपना खाना बनाकर जज के फैसले का इंतजार करते हैं, लेकिन जैसे ही चायोंग जूजेस को देखती है, वो अचानक ठिठक जाती है। वहाँ ली कांग खड़ा था, जिससे वो पिछले 6 महीनों से दूर थी। इतने साल बीत जाने के बाद भी फिर से मिलने पर दिल उसी तरह धड़क रहा है। जो लड़का चायोंग के दिल में बसता था, वो कभी गया ही नहीं। लेकिन किस्मत का मजाक देखो, ली कांग को उसकी बातों का मतलब ही समझ नहीं आता। उल्टा उसके मन में चायोंग के लिए नाराजगी थी। कंपटीशन में जज होने के नाते उसने जानबूझकर चायोंग को हरा दिया। उसने चायोंग को रोका और सीधे पूछा कि उसने मिनसुंग को क्यों छोड़ दिया। क्या उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है? अपने सामने खड़े उस जाने पहचाने फिर भी अजनबी से लड़के को देखकर चायोंग कुछ समझाना नहीं चाहती थी। वो अपने जज्बात दिल में ही दबाकर रखना चाहती थी। अगले दिन चायोंग खाना बनाने में व्यस्त थी कि अचानक उसे बाहर बुलाया गया। एक कोरियाई ग्राहक आया था जो इंग्लिश नहीं बोल पाता था। बाहर जाकर देखा तो वहाँ ली कांग बैठा था। वो बोला कि उसे डम्पलिंग्स पैक करवाने हैं। ये एक आलीशान इटालियन रेस्टोरेंट था, इसलिए चायोंग मना भी नहीं कर सकती थी। ली कांग ने बिना सोचे 82 साल पुरानी वाइन की एक बोतल ऑर्डर कर दी और पूछा कि क्या अभी डम्पलिंग बनाए जा सकते हैं। ये देखते ही मैनेजर का रवैया बदल गया। चायोंग किचन में गई और ली कांग भी उसके पीछे पीछे आ गया। चायोंग बेबस होकर काम में लग गई। आटा गूंथते समय ली कांग अचानक किचन में आ गया। उसने पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी में खुश हो? चायोंग इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने कहा,
कहा कि कस्टमर्स को किचन में आने की इजाजत नहीं है और उसे बाहर जाने को कहा, लेकिन ली कंग वहीं खड़ा रहा। चायोंग थोड़ा परेशान हो गई। वो मिनसेंग को निराश नहीं करना चाहती थी, लेकिन सामने खड़ा ये आदमी उसके दिल पर पूरी तरह छाया हुआ था। इसलिए उसने जानबूझकर कहा कि उसका और मिनसुंग का ब्रेकअप हो चुका है। अब वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी के जिम्मेदार नहीं है। हर किसी को अपनी जिंदगी खुद जीनी चाहिए। ये सुनकर ली कांग बहुत निराश हो गया। उसे मिनसेंग के लिए बुरा लगा। ली कांग की नजर में चायोंग एक बेरहम और दिल से खाली इंसान बन चुकी थी। बाहर जाते वक्त उसकी नजर चयोन के छोटे भाई पर पड़ी। उसे लगा कि शायद यही उसका नया बॉयफ्रेंड है। अब उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसी समय मिनसुंग का फोन आया। ली कांग ने भारी मन से कहा कि वो चयोन को ढूंढने विदेश गया था। हर जगह तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसने मिनसेंग से कहा कि वो डम्पलिंग्स की जिद छोड़ दे। दुनिया में और भी बहुत से अच्छे खाने हैं। चयोंग ने ली कंग को जाते हुए देखा। उसका दिल भारी हो गया। उसे लगा कि वो मिनसुंग की बहुत दोषी है। ली कंग देश लौटते ही कोरिया के सबसे अच्छे डम्पलिंग्स मिनसुंग के लिए ले आया, लेकिन स्वाद वही नहीं था। मिनसुंग बहुत निराश हो गया। उसे लगा कि उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। ली कांग ने भी खुद को दोषी माना। उसे नहीं पता था कि चायोंग वापस आ चुकी है। मिनसुंग के लिए सर्जरी करने की वजह से ली कंग ली जून की नजरों में दोषी बन गया। उसके परिवार को झुककर माफी मांगनी पड़ी। ली कांग गाड़ी में बैठा थका हारा सांस ले रहा था। तभी उसकी नजर अपने बचपन की डायरी पर पड़ी। उसे याद आया कि उसका सबसे बड़ा सपना शेफ बनना था। नोटबुक में लिखे हर डिश को देखते हुए उसने सोचा कि वो खुद मिनसेंग के लिए डम्पलिंग्स बनाएगा। चायोंग का दिल उलझा हुआ था। भले ही वो मिनसुंग के साथ नहीं रह सकती थी। इसी बीच ली कंग को अचानक एक फोन आता है। डायरेक्टर बताता है कि उसकी दादी की एक दोस्त को अचानक ब्रेन हेमोरेज हो गया है। हालत बहुत नाजुक है। वो ली कांग से कहता है कि तुरंत आकर सर्जरी करे। अगर सर्जरी सफल रही तो पिछली सर्जरी की गलती को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि सब जानते थे ये एक जाल है। सफलता की संभावना बहुत कम थी। अगर सर्जरी असफल होती तो सारी जिम्मेदारी ली कंग पर ही आती। उधर ली जून अपने पिता से मिलने आता है। वो ली कंग को इस तरह की चाल से हराना नहीं चाहता था। उसका ईगो उसे ये मानने नहीं देता कि वो ली कांग से कम है। सर्जरी से पहले ली जून ऑपरेशन रूम में जाता है, ये दिखाने के लिए कि वो आसानी से हार नहीं मानेगा। लेकिन ली कंग जानबूझकर उसे उकसाता है। वो कहता है अगर जिम्मेदारी लेने से नहीं डरते तो स्कैल्पल खुद उठाओ। ये मरीज शुरू से तुम्हारा था। ली जून को ये बात चुभ जाती है। वो गुस्से में सर्जरी खुद करने का फैसला करता है, लेकिन सर्जरी के दौरान एक गलती हो जाती है और मरीज का खून बहुत ज्यादा बहने लगता है। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। आखिरी वक्त पर ली कांग आगे आता है और ली जून की मदद से सर्जरी पूरी करता है। हालात काबू में आ जाते हैं और सर्जरी सफल हो जाती है। एक बार फिर ली जून को लगता है कि वो ली कंग से हार गया। वो गुस्से में ऑपरेशन रूम छोड़कर चला जाता है। उधर चयोंग मिनसुंग के पास बैठकर खुद डम्पलिंग्स बनाती है। सर्जरी के बाद ली कांग मिनसुंग से कहता है कि चलो फिशिंग पर चलते हैं, क्योंकि 10 साल हो गए थे जब दोनों साथ गए थे। लेकिन तभी उसका असिस्टेंट खून से सना हुआ दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। कई घायल मरीज हॉस्पिटल लाए गए हैं। ली कांग के पास कोई रास्ता नहीं बचता। उसे पहले लोगों की जान बचाने जाना पड़ता है। इधर चायोंग भी डम्पलिंग्स बना चुकी थी। वो डम्पलिंग्स मिनसुंग की फियांसे को देती है और झूठ बोलती है कि ये ली कांग ने बनाए हैं। मिनसुंग डम्पलिंग्स का कटोरा देखकर यकीन नहीं कर पाता कि कोरिया का सबसे बड़ा डॉक्टर उसके लिए किचन में गया। जैसे ही वो एक कौर खाता है वो चुप हो जाता है। उसे वही स्वाद याद आ जाता है। वो समझ जाता है कि चायोंग लौट आई है। वो खिड़की की तरफ देखता है और मन ही मन संतुष्ट हो जाता है। पूरे दिन सर्जरी करने के बाद ली कांग बहुत थक चुका था। उसे फिशिंग का वादा याद आता है और वो मिनसुंग को फोन करता है, लेकिन फोन नहीं उठता। कुछ देर बाद एक कॉल आता है कि मिनसेंग उसी जगह पर जहाँ फिशिंग का प्लान था दुनिया छोड़ चुका है। जो होना था वो हो गया। ली कांग और चायोंग दो अलग अलग जगह थे। दोनों जानते थे कि मिनसुंग के दिल में सबसे खास जगह चायोंग की थी। अब उनकी जिंदगी का सबसे अपना इंसान हमेशा के लिए चला गया था। चायोंग को मिनसुंग की लिखी हुई वसीयत मिलती है। उसने लिखा था कि वो जानता था चायोंग जिस इंसान का इंतजार कर रही थी वो ली कांग ही है, लेकिन उसने उसे इतना चाहा कि वो दोनों कभी साथ नहीं हो सके। जिंदगी छोटी है, इसे बेकार मत जाने देना। वो चाहता था कि चायोंग आगे चलकर ली कांग का ख्याल रखे। वो ये जानकर खुश था कि मरने से पहले वो उसके बनाए डम्पलिंग्स खा सका। अब उसे कोई पछतावा नहीं था। चायोंग ये सब पढ़कर टूट जाती है। वो उस जगह जाती है जहाँ मिनसेंग आखिरी बार गया था। वहाँ वो ली कांग को बारिश में अकेले फिशिंग करते हुए देखती है। वो अपने दोस्त को याद कर रहा था। चायोंग धीरे धीरे उसके पास जाती है, जैसे बारिश उनके लिए मायने ही नहीं रखती। वो ली कांग से कहती है कि उसने मिनसेंग के लिए डम्पलिंग्स बनाए थे। उन्हें खाकर वो बहुत खुश था। मिनसुंग का नाम सुनते ही दोनों खुद को रोक नहीं पाते। चायोंग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ली कांग वहीं अकेला बैठा रह जाता है। थोड़ी देर बाद मिनसुंग के पिता का मैसेज आता है। दिल टूटने के बावजूद वो भी अपने बेटे को अलविदा कहने जा रहे थे। चायोंग चली
जाती है। लीकांग भी निकल पड़ता है। रास्ते में लीकांग देखता है कि चायोंग बारिश में खड़ी है। वो उसे गाड़ी में बैठने को कहता है। यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल था। गाड़ी में दोनों खामोश बैठे रहते हैं। लीकांग अपने दोस्त की एक्स गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं करता था। वो चायोंग से कहता है कि आगे से उससे मिलने मत आना। ये कहकर वो चुप हो जाता है। चायोंग उस आदमी को देखती है जिसे वो 20 साल से चाहती आई है। वो नहीं जानती अब उनके बीच क्या रिश्ता रह जाएगा। शायद भगवान ने उन्हें किस्मत में तो जोड़ा लेकिन साथ नहीं लिखा। बारिश और तेज हो जाती है। लीकांग पूरे दिन की थकान से टूट चुका था। कई बार वो सामने वाली गाड़ी से टकराते टकराते बचता है। सुरक्षा के लिए वो गाड़ी रोककर थोड़ा आराम करने का फैसला करता है। थकान उसे जल्दी सुला देती है। चायोंग धीरे से वाइपर्स बंद कर देती है ताकि आवाज से उसकी नींद न टूटे। सोते हुए लीकांग को देखकर वो सोचती है कि शायद अब वो उसे दोबारा नहीं देख पाएगी। वो अनजाने में उसके चेहरे को छूने लगती है। उसी पल लीकांग की आंख खुल जाती है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही पीछे से आती एक कार उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। जब लीकांग को होश आता है वो देखता है चायोंग बुरी तरह घायल है। अपने अनुभव से वो समझ जाता है कि उसकी हालत बेहद नाजुक है। वो अपनी चोटों की परवाह किए बिना चायोंग को उठाकर पास के अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि तुरंत सर्जरी जरूरी है लेकिन ये इलाका बहुत दूर था। अच्छे डॉक्टर मौजूद नहीं थे। लीकांग खुद सर्जरी करने का फैसला करता है। डॉक्टर ये सुनकर हैरान रह जाता है। लीकांग की हालत भी ठीक नहीं थी फिर भी उसने खुद को हल्का सा बैंडेज किया और ऑपरेशन थिएटर में चला गया। भले ही वो चायोंग से नाराज था लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसे कुछ हो। सर्जरी सफल रहती है। लीकांग अपनी पूरी ताकत लगाकर ऑपरेशन पूरा करता है और बाहर आकर लड़खड़ा जाता है। गिरने से पहले उसे लगता है जैसे लीजून उसे देख रहा हो। कुछ समय बाद 1 साल बीत जाता है। लीकांग की सेहत सुधर जाती है। वो इंटर्न्स को सिखा रहा होता है लेकिन अचानक उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो बात टाल देता है लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। उसी समय डीन का फोन आता है। एक अमीर आदमी की पत्नी को ब्रेन हेमरेज हुआ है। लीकांग को मुख्य सर्जन बनने को कहा जाता है। ये उसके लिए बड़ा मौका था। अगर सर्जरी सफल रही तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती थी क्योंकि उस अमीर आदमी की पत्नी की एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। परिवार पहले से ही ली जुन हुआंग को उसका दामाद चुन चुका था। इस बार मरीज की हालत काफी गंभीर थी लेकिन लीकांग के लिए ये सर्जरी मुश्किल नहीं थी। अगर सर्जरी सफल हो जाती तो लीकांग के लिए 2 बड़े मौके खुल सकते थे। एक तो वो उस अमीर परिवार का दामाद बन सकता था और दूसरा परिवार की इनहेरिटेंस पाने की उम्मीद फिर से जाग सकती थी। सबकी मौजूदगी में सर्जरी शुरू हुई लेकिन जैसे ही लीकांग ने चाकू हाथ में लिया उसका हाथ लगातार कांपने लगा। पास खड़ा सर्जिकल असिस्टेंट ये देखकर हैरान रह गया। लीकांग ने खुद को संभालने की कोशिश की और दोबारा कोशिश की लेकिन हाथ फिर भी कांपता रहा। अब ऑपरेशन थिएटर में मौजूद सब लोगों को ये बात साफ दिखने लगी। जब कोई उसे डांटने ही वाला था तभी डायरेक्टर खड़ा हुआ। उसने माफी मांगी और तुरंत अपने बेटे को अंदर बुला लिया। लीकांग भारी मन से ऑपरेशन रूम से बाहर आ गया। वो अपने दाएं हाथ को जोर से पकड़कर बैठ गया। वो समझना चाहता था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो अपने ऑफिस लौटा और दिमाग का सीटी स्कैन देखने लगा। रिपोर्ट में दिखा कि नस पर एक ब्लड क्लॉट अभी भी मौजूद है। ये देखते ही लीकांग सन्न रह गया। इसका मतलब साफ था अब वो कभी भी सर्जिकल नाइफ नहीं पकड़ पाएगा। लीकांग पूरी तरह टूट गया। इतने सालों की मेहनत के बाद उसे यही नतीजा मिला था। उसे 1 साल पहले हुआ एक्सीडेंट याद आया। कोमा में जाने से पहले उसने ली जून को देखा था। गुस्से में लीकांग सीधे ली जून के ऑफिस पहुंचा। उसने चिल्लाकर पूछा, तुमने मेरे शरीर के साथ क्या किया? क्या इनहेरिटेंस पाने के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? लेकिन लीकांग कुछ कर नहीं पाया। ली जून बिल्कुल बेपरवाह था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, अगर मैं नहीं होता तो तुम मर चुके होते। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई। उधर सोशल प्रोटेक्शन सेंटर में चायोंग सबके लिए खुशी खुशी खाना बना रही थी। सेहत ठीक होने के बाद वो यहीं रहने का फैसला कर चुकी थी। खाना बनाना उसके दिल को सुकून देता था। अब उसका लीकांग से कोई रिश्ता नहीं था। शायद इस जिंदगी में उन दोनों की किस्मत साथ नहीं थी। दिन शांति से बीत रहे थे। उसका छोटा भाई भी वहाँ आ गया था। वो रोज बुजुर्ग महिलाओं से पैसे ऐंठने की कोशिश करता लेकिन चायोंग हर बार उसे पकड़ लेती और पैसे वापस करवा देती। वो कैंसर से जूझ रहे बच्चों के लिए खास खाना बनाती और उन्हें हौसला देती कि वो 100 साल तक जिए। अचानक एक लड़की दौड़ती हुई आई और उस बच्चे को हाइड एंड सीक खेलने बुलाने लगी। दोनों बच्चों ने चायोंग को भी बुला लिया। चायोंग को बच्चे बहुत पसंद थे तो उसने तुरंत हाँ कर दी। खेल शुरू हुआ। चायोंग अलमारी में छिप गई। बच्चे उसे ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिले। कुछ देर बाद वो खेल ही भूल गए। चायोंग काफी देर तक अलमारी में ही रही। कोई उसे लेने नहीं आया। धीरे धीरे वो वहीं सो गई। शाम को अंधेरे और तंग जगह में चारों तरफ आवाजें गूंज रही थी। चायोंग को लगा जैसे वो फिर से 12 साल की उम्र वाला भयानक भूकंप जी रही हो। इसी समय सेंटर के बाहर प्रिंसिपल और बाकी लोग नए स्टाफ का स्वागत कर रहे थे। वो नया स्टाफ कोई और नहीं
नहीं, ली कंग था। नर्स उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। काम संभालने के बाद ली कंग अपने सामान के साथ ऑफिस में आया। अचानक उसे अंदर से कुछ आवाज आई। जब उसने अलमारी खोली तो उसने देखा चायोंग अंदर कांप रही थी। दोनों ने पहले कसम खाई थी कि वो कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन किस्मत उन्हें फिर आमने सामने ले आई। ली कंग कुछ पूछ ही रहा था कि चायोंग को जैसे कोई डरावनी चीज याद आ गई। वो रोती चिल्लाती हुई सीधे उसके सीने से लग गई। कुछ ही देर में चायोंग बेहोश हो गई। ली कंग उसे इन्फर्मरी ले गया। तभी उसे साफ दिखा कि ये वही चायोंग है जिसे उसने 1 साल से नहीं देखा था। किचन की आंटी को जब पता चला कि चायोंग बेहोश है, वो तुरंत मिलने आ गई। ली कंग ने मौका देखकर पूछा कि वो यहाँ क्यों है। मिस हन ने बस इतना बताया कि चायोंग अपने भाई का कर्ज चुकाने के लिए यहाँ शेफ बनकर काम कर रही है। बेहोश पड़ी चायोंग को देखकर ली कंग की सोच उसके बारे में बदलने लगी। सेंटर में ली कंग के स्वागत में पार्टी रखी गई, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों को देखकर उसे याद आया कि वो कभी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का एक मशहूर डॉक्टर था। अब उसे मरते हुए लोगों की देखभाल करनी थी। ये सोचकर उसका मन भारी हो गया। उसने बस औपचारिक धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। दरवाजे पर उसकी मुलाकात चायोंग से हुई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। एक बोलना नहीं चाहता था, दूसरा बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया, लेकिन फिर भी दूर ही रखा। अगले दिन ली कंग हार मानने को तैयार नहीं था। वो उस बेरहम घर में वापस गया, लेकिन उसकी दादी ने उसे बुरी तरह डांटा। उसने कहा, तुम अपने शरीर तक का ध्यान नहीं रख सके। टूटा हुआ हाथ रखने वाला सर्जन किसी काम का नहीं होता। ली कंग हार मानना नहीं चाहता था। उसने कहा कि वह एक बार और कोशिश करेगा, लेकिन उसकी दादी ने नौकर से एक प्लेट में सेम मंगवाए। दादी ने कहा, अगर तुम ये सेम ठीक से उठा पाए तो तुम्हें इस घर में वापस रहने दिया जाएगा। ली कंग ने 2 बार कोशिश की, लेकिन दोनों बार असफल रहा। पास खड़े उसके अनकले और अनट मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगने लगा कि अब उनका बेटा ही पूरी संपत्ति का वारिस बनेगा। ली कंग बहुत निराश हुआ और वापस सामाजिक सुरक्षा केंद्र लौट आया। वहाँ उसने एक युवा कपल को देखा। लड़की व्हील चेयर पर थी और लड़का बहुत उदास दिख रहा था। डीन ने ली कंग को बताया कि वह लड़का पहले उसका स्टूडेंट रह चुका है। पहले दोनों एक आदर्श कपल थे जिन्हें सब पसंद करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें भी इस दुनिया से अलविदा कहना है। इसी दौरान चायोंग किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक किसी ने छड़ी से उसे छुआ। वह मिस्टर किम थे। मिस्टर किम ने कहा कि वह चायोंग के साथ ब्लैक बीन नूडल्स खाने जाना चाहते हैं। चायोंग का मन ठीक नहीं था, तो उसने कहा कि कल चलेंगे, लेकिन मिस्टर किम बोले, कल किसने देखा है? अगर मैं कल मर गया तो? चायोंग बेबस हो गई और उसे साथ ले जाना पड़ा। नूडल शॉप पहुंचकर चायोंग को खाना खास अच्छा नहीं लगा। उसने बस एक कौर खाया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि बूढ़ा आदमी यहाँ बार बार क्यों आना चाहता है। मिस्टर किम ने कहा, सिर्फ खाना खाने में कोई मजा नहीं है, शराब भी होनी चाहिए। वह शराब लेने जाना चाहता था। चायोंग ने उसकी सेहत की चिंता करते हुए मना कर दिया। इस पर मिस्टर किम बिल्कुल बच्चे की तरह रास्ते भर रोने झगड़ने लगा। कहने लगा, अगर शराब नहीं पीने दी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब चायोंग घर लौटने वाली थी, तभी अचानक एक मोटरसाइकिल आई और मिस्टर किम को टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिर पड़ा। मेडिकल रूम पहुंचते ही ली कंग ने उसे डांटा, लेकिन मिस्टर किम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उल्टा कहा, तुम किस हक से मुझे डांट रहे हो? ली कंग बेबस था और बस उसके घाव का इलाज करने लगा। तभी उसकी नजर चिंतित खड़ी चायोंग पर पड़ी। वह अचानक गुस्से में बोला, जब जब मैं इस लड़की से मिलता हूँ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। ये तो जैसे अपशकुन है। असल में मिस्टर किम के ब्लैक बीन नूडल्स खाने के पीछे एक वजह थी, लेकिन ली कंग ने चायोंग को कुछ भी समझाने का मौका नहीं दिया। उसने सख्त लहजे में कहा कि वह चाहता है चायोंग उसे परेशान करना बंद करे। वह जल्द ही यहाँ से चला जाएगा। जिस इंसान को चायोंग ने 20 साल तक चुपचाप चाहा था, उसी की नफरत देखकर उसका दिल बहुत दुखी हो गया। इसी बीच एक पेशेंट को खाने से एलर्जी हो गई और उसकी हालत बिगड़ गई। डायरेक्टर ने किचन में मिस हन को डांटा क्योंकि वह भूल गई थी कि पेशेंट को किस चीज से एलर्जी है। आंटी को भी खुद पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन उसे सच में याद नहीं था। उसे डांट खाते देख चायोंग को बुरा भी लगा और पेशेंट की हालत की चिंता भी हुई। डायरेक्टर बाहर गया और तुरंत आदेश दिया कि उन्हें वहाँ से हटा दिया जाए। उसी समय ली कंग पेशेंट को फर्स्ट एड दे रहा था। उसने अपने कांपते हाथों को देखा। आखिरकार उसने सुई नीचे रख दी, क्योंकि पेशेंट को समय पर अस्पताल ले जाना मुमकिन नहीं था। ली कंग ने खुद को शांत करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से सब कुछ ठीक तरह से पूरा हो गया और पेशेंट की जान बच गई। इधर मिसेज हान बिल्कुल चुप हो गई थी। चायोंग ने उनसे कहा कि वो एक बार फिर चेक करें। चखने के बाद पता चला कि वो इंग्रेडिएंट वही नहीं था जिससे पेशेंट को एलर्जी हुई थी। मिसेस हान की सिस्टर ने मान लिया कि ये उनकी ही लापरवाही थी जिसकी वजह से पैंट को शॉक आया, लेकिन फिर भी मिसेज हान खुद को ही दोष देती रही। उन्होंने देखा कि डिनर का समय होने वाला है। अगर अभी खाना नहीं बनाया गया तो सब भूखे रह जाएंगे। चायोंग तुरंत किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। वो मिसेज हान को यह भी कहती रही
कि अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं। चायंग ने खाना बनाकर जल्दी से डाइनिंग रूम में पहुंचा दिया। सब लोगों को मजे से खाते देखकर चायंग बहुत खुश हुई। इसी दौरान मिसेज हान सूप लेकर कमरे में आई और देखा कि अब वो खुद को उतना ब्लेम नहीं कर रही है। चायंग भी हल्के से मुस्कुरा दी। दोपहर में जब चायंग खाना बना रही थी, मिस्टर किम फिर से आए और बोले कि उन्हें नूडल्स खाने बाहर ले चलो, लेकिन इस बार चायंग ने मना कर दिया। उसे डर था कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। मिस्टर किम गुस्से में चायंग के यंगर ब्रदर के पास चले गए। चायंग के ब्रदर ने चाहे जितना समझाया, लेकिन मिस्टर किम मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि चाहे वो कितनी भी बार जाएं, वो अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उस लड़के ने उन्हें नूडल्स शॉप पर छोड़ दिया था। मिस्टर किम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। गुस्से में उन्होंने एक डंडा उठाया और चायंग के ब्रदर को मारने लगे। उसी समय चायंग वहां पहुंच गई। चायंग भले ही अपने ब्रदर से नाराज रहती हो, लेकिन फिर भी उसने अपने शरीर से उसे बचाया। मिस्टर किम इतना गुस्सा हो गए कि वहीं जमीन पर गिर पड़े। यह सब लीकंग ने भी देख लिया। वो तुरंत मिस्टर किम को अस्पताल रूम में ले गया। बेड पर लेटे हुए मिस्टर किम बार बार नूडल शॉप जाने की बात कर रहे थे। सब उनकी बात समझ रहे थे, इसलिए उन्हें शांति से बताया गया कि आज नूडल्स शॉप बंद है, कल जरूर ले जाया जाएगा। उन्हें ये भी बताया गया कि नूडल्स शॉप को मैसेज भेज दिया गया है, अगर उनका बेटा आया तो हॉस्पिटल को खबर मिल जाएगी। इसी बीच चायंग खुद ब्लैक बीन नूडल्स का एक बाउल बनाकर मिस्टर किम के लिए लाई, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल रूम पहुंची, डायरेक्टर और लीकांग ने उदास होकर बताया कि मिस्टर किम का निधन हो चुका है। हालांकि चायंग को ये अंदाजा पहले से था, फिर भी इसे स्वीकार करना आसान नहीं था। शाम को चायंग अकेले नूडल्स शॉप गई। वो मिस्टर किम की छोड़ी हुई हैट लेने आई थी। जैसे ही वो बाहर निकली, अचानक उसकी मुलाकात लीकांग से हो गई। चायंग बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन लीकांग ने खुद उसे ब्लैक बीन नूडल्स खाने का न्योता दिया। उसने 3 बिल्स ऑर्डर किए और एक बोल मिस्टर किम की हैट के सामने रख दिया। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। दोनों ने 3 बोल्स नूडल्स और एक बॉटल वाइन के साथ खाना खाया। ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर किम भी उनके साथ बैठे हों। आधी रात तक बारिश होती रही। शॉप ओनर ने उन्हें छाता दे दिया। चायंग डर रही थी कि कहीं लीकांग उसे और गलत न समझ ले, इसलिए उसने कहा कि वो बारिश में ही घर चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, लीकांग ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वो उसे घर छोड़ देगा। अगले दिन काम पर जाते हुए लीकांग को पिछली रात की बातें याद आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चायंग बार बार उसकी जिंदगी में क्यों आ जाती है। रास्ते में उसने सड़क के किनारे एक लड़के को बैठे देखा। वो सोशल प्रोटेक्शन सेंटर का पैन जियंग था। लीकांग जैसे ही गाड़ी से उतरने वाला था, जियंग उसे देखकर भाग गया। पता चला कि आज जियंग की माँ का जन्मदिन था। वो उसे गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन पता बहुत दूर था और एक बच्चा अकेले इतना रास्ता तय नहीं कर सकता। पहले लीकांग ने सोचा कि उसे सेंटर वापस ले जाए, लेकिन बच्चे के रोने ने उसे अपनी माँ की याद दिला दी। उसका दिल पिघल गया और उसने जियंग को उसकी माँ से मिलाने का फैसला कर लिया। कई घंटों के सफर के बाद वो वहाँ पहुंचे। जैसे ही लीकांग जियंग को उसकी माँ के पास ले जाने वाला था, उसे डीन का फोन आ गया। उसी समय जियंग भागकर सीधे उस रेस्तरां में चला गया जहाँ उसकी माँ काम करती थी। फोन रखने के बाद लीकांग को जियंग कहीं नजर नहीं आया। वो घबरा गया और उसे ढूंढने लगा। दूसरी तरफ चायंग सेंटर वापस जा रही थी। जब उसने अपने ब्रदर जियंग को रोते हुए देखा, उसे लगा जैसे जियंग इस दुनिया से चला गया हो, लेकिन पास जाकर देखा तो पता चला कि वो बस रास्ता भटक गया था। ये देखकर चायंग को बहुत राहत मिली। चायंग जियंग को लेकर उसकी माँ के पास जाने लगी। उसी समय लीकांग भी जियंग को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गया। वहाँ उसने चायंग और जियंग दोनों को देख लिया। तभी तीनों ने देखा कि जियंग सड़क के किनारे चावल के केक खा रहा था। जियंग को सुरक्षित देखकर उसका बड़ा भाई फूट फूट कर रो पड़ा। पूरा दिन ढूंढते ढूंढते वो पूरी तरह थक चुका था और बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाकर ड्रिप लगानी पड़ी। जियंग और उसके भाई को अस्पताल में छोड़कर चायंग गिफ्ट लेकर जियंग की माँ से मिलने गई। उसे अपनी माँ का वो दिन याद आ गया जब उसने उसे छोड़ दिया था। चायंग ने पूछा, आपने अपने बच्चे को क्यों छोड़ दिया था? इतना कहकर उसने गिफ्ट वहीं रखा और चुपचाप वहाँ से चली गई। पीछे जियंग की माँ बिना आवाज के रोती रह गई। आज जियंग का बर्थडे भी था। चायंग ने तय किया कि वो उसका बर्थडे मनाएगी, क्योंकि हो सकता है ये उसका आखिरी बर्थडे हो। चायंग ने तुरंत लीकांग को लेकर कन्वीनियंस स्टोर जाकर सामान खरीदा। चायंग को मेहनत से तैयारी करते देख लीकांग की उसके बारे में सोच बदलने लगी। साधारण सामान से चायंग ने बहुत सुंदर टेबल तैयार कर दी। शुरू में लीकांग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसने चायंग की कुकिंग की तारीफ भी करनी शुरू कर दी। कन्वीनियंस स्टोर में ही एक सिंपल बर्थडे पार्टी हुई। सबने मिलकर हैप्पी बर्थडे गाया। कैंडल्स बुझाते हुए जियंग ने मजाक में कहा
कि ऐसा बड़ा भाई होना बहुत अनलकी है। उसी पल चायंग ने अपने बचपन की बातें बताई, अपनी शरारतें और मुश्किलें याद करके जियंग को हौसला दिया। वापसी के रास्ते में लीकांग सोचता रहा कि चायंग ने कैसे अपने बचपन की बातों से जियंग को संभाला। अगले दिन लीकांग चायंग को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले गया। वहाँ उसकी मुलाकात अचानक ली जून से हो गई। ली जून को पता चला था कि उसकी सर्जरी फेल हो गई है और पेटेंट की फैमिली ने उस पर आरोप लगाए हैं। लीकांग को देखकर ली जून को लगा कि वो उसका मजाक उड़ाने आया है, लेकिन जैसे ही नर्स चायंग की रिपोर्ट्स लेकर आई, ली जून को समझ आया कि वो गलत सोच रहा था। उसे थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ, साथ ही उसे हैरानी भी हुई कि लीकांग जैसा ठंडा इंसान चायंग की इतनी परवाह क्यों करने लगा है। उधर एबॉट का स्टूडेंट अपनी पत्नी की देखभाल कर रहा था। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि वो कितना अच्छा पति है। अगर मुझे भी ऐसा पति मिलता तो मैं कितनी खुश होती। ये सुनकर मिस हान को अपना अतीत याद आ गया। कभी उनका पति भी बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने खुद उस खुशी को खो दिया। उन्होंने हेड नर्स से कहा कि वो वही गलती न दोहराए। किचन में लौटकर उन्हें पता चला कि डीन पिछले कुछ दिनों से सिर्फ नूडल्स ही खा रहा है। मिस हान ने खुद बीफ बोन सूप बनाया और उसे लेकर डीन के पास गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जो डीन आमतौर पर सबके साथ अच्छा रहता था, वो मिस हान से नफरत करता था और उसने उनके बनाए खाने को खाने से भी मना कर दिया। मिस हान का दिल टूट गया और मजबूरी में उन्हें खाना बाहर ले जाना पड़ा। इसका सबसे ज्यादा फायदा चाय योंग के यंगर ब्रदर को हुआ। वो लालच से खाना खा रहा था और उसकी कुकिंग की तारीफ कर रहा था, लेकिन अचानक बीफ बोन सूप ये 3 शब्द सुनकर उसे कुछ याद आ गया। क्या चाय योंग का पहला प्यार भी लीकांग नाम का नहीं था? अब उसे समझ आ गया कि लीकांग ही चाय योंग का पहला प्यार था। इधर चाय योंग खाना खरीद कर लौट रही थी, तभी अचानक उसे भूकंप की खबर सुनाई दी। ये खबर उसके भयानक अतीत की याद दिला गई। वो इतनी डर गई कि उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो बस ड्राइवर से कह पाई कि गाड़ी वापस मोड़ दे, लेकिन उसका फोन और वॉलेट अभी भी गाड़ी में ही रह गए थे। वो सड़क किनारे बैठी रही और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि लीकांग पास से गुजर गया। जब लीकांग सोशल प्रोटेक्शन सेंटर लौटा, लीकांग को चाय योंग की याद आई तो उसने किचन में फोन किया। वहाँ से बताया गया कि वो अभी तक वापस नहीं आई है। लीकांग तुरंत गाड़ी लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। उधर चाय योंग को ली जुन ने देख लिया और वो उसकी कार में बैठी थी, लीकांग का इंतजार कर रही थी। जब लीकांग लौट रहा था, दोनों एक दूसरे के पास से निकल गए। लीकांग ने बहुत देर तक खोजा, लेकिन उसे नहीं मिला। आखिरकार उसने चाय योंग को सेंटर में इंग्रेडिएंट्स तैयार करते देखा, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। आज लीकांग की माँ की डेथ एनिवर्सरी थी। वो बाहर वाइन लेकर बैठा और अपनी माँ को याद करने लगा। चायोन को पता चला कि लीकांग पूरे दिन उसे ढूंढता रहा। वो झील के पास गई और देखा कि लीकांग अकेला बैठा है। अचानक उसने उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए बुला लिया। उसी समय फिर से हैप्पी बर्थडे की आवाज आई। चायोंग कुछ समझ पाती उससे पहले ही लीकांग ने अपने हाथ का ग्लास पी लिया। दोनों तारों भरे आसमान के नीचे साथ बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच की दूरी कुछ कम हो गई हो। लेकिन तभी चायोंग का यंगर ब्रदर फिर आ गया। आते ही उसने लीकांग को भाईसाली कह दिया। उसने कहा कि अब से सब एक ही फैमिली है। ये सुनकर लीकांग एक पल के लिए सन्न रह गया। चायोंग के ब्रदर का चेहरा इतना प्राउड था कि चायोंग को शर्म के मारे जमीन में गड़ जाने का मन हुआ। उसने जल्दी से अपने ब्रदर को वहां से खींचकर दूर ले गई। उससे पूछा कि क्या उसने ज्यादा पी ली है, लेकिन ब्रदर ने कहा कि उसे पहले ही पता चल गया था कि लीकांग ही उसका पहला प्यार है। चायोंग हैरान रह गई कि उसने ये कैसे अंदाजा लगाया। उसे डर था कि कहीं वो लीकांग के सामने कुछ उल्टा सीधा न बोल दे। आखिर उसने पैसे देकर उसे चुप करा दिया। जब चायोंग वापस झील के पास आई, लीकांग वहाँ नहीं था, क्योंकि उसने रात को ज्यादा पी ली थी, इसलिए वो ऑफिस में ही रुक गया। सुबह जल्दी जब वो नहाने बाहर आया, उसने देखा कि चायोंग और मिस हैन स्वीट पोटैटोज सुखा रही थी। उसे पता चला कि वे स्वीट पोटैटो से नूडल्स बनाने वाली है। लीकांग ने खुद उनसे कहा कि उसके लिए भी एक बाउल बना दे। चायोंग ने उसे नूडल्स परोस दिए। स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके बचपन में होता था। उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसने तुरंत चायोंग से पूछा कि क्या वो उसके साथ खाएगी। चायोंग ने कहा कि वो बाद में मिस हान के साथ खा लेगी। लेकिन कुछ ही बाइट्स खाने के बाद लीकांग को फोन आ गया और उसे तुरंत निकलना पड़ा। पता चला कि पहले वाली आंट को एलर्जिक रिएक्शन हो गया था। उसका पति अब और इंतजार नहीं करना चाहता था और उसे इलाज के लिए बाहर ले जाने का फैसला कर चुका था। लीकांग ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे एक ऐसे डॉक्टर की तरह ताने मारे गए जो लोगों को बचाना ही नहीं जानता। अपने कांपते हाथों को याद करके लीकांग और भी टूट सा गया। इधर लीजून का परिवार पेशेंट की मौत की वजह से परेशान था। तभी उसे सीनियर हीरो का फोन आया। पिछली बार गिफ्ट मिलने पर वो बहुत खुश हुई थी। उसने लीजून को सेंटर आने को कहा। लीजून खुश भी था और घबराया भी, क्योंकि वो हाई स्कूल से ही हीरो को पसंद करता था। उधर चायोंग हीरो का मेकअप कर रही थी। भले ही हीरो बीमार थी और ठीक से देख नहीं पा रही थी, फिर भी वो नहीं चाहती थी कि लीजून उसे फीका देखे। चायोंग ने उसके मेकअप से मैच करता पूरा आउटफिट भी तैयार किया। हीरो उस घुटन भरे कमरे में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि उसे झील के पास ले चलो, जहाँ लीजून से मिल सके। दोनों बाहर ताजी हवा लेने चली गई। उनका मूड भी बेहतर हो गया। हीरो को
अपने पति के साथ पुरानी जिंदगी याद आ गई जब वो सिर्फ काम में डूबे रहते थे। बातों बातों में उन्होंने देखा कि लीजून फूलों का गुलदस्ता लेकर आ रहा है। चाय योंग चुपचाप वहाँ से हट गई ताकि उन्हें अकेला समय मिल सके। काफी देर बाद जब वो वेजिटेबल गार्डन लौटी तो चाय योंग को हीरो की बातों में कुछ अजीब लगा। उसी समय हॉस्पिटल में सफाई करते हुए नर्स को हीरो की पिलो के नीचे स्लीपिंग पिल्स मिली। उन्हें लगा कि कुछ गलत है। चायोंग तुरंत झील की ओर दौड़ी। वहाँ उसने देखा कि हीरो धीरे धीरे पानी में डूब रही है। चायोंग ने किसी की परवाह नहीं की और तुरंत पानी में कूद गई, लेकिन उसे तैरना ठीक से नहीं आता था। थोड़ी ही देर में दोनों खतरे में आ गई। उसी समय लीकंग भी झील के पास पहुंचा। उसे जमीन पर एक हैंडकरचीफ और हीरो की हील्स दिखी। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो दौड़कर आया और बिना सोचे पानी में कूद गया। उसने आसानी से दोनों को बाहर निकाल लिया। किनारे आते ही लीकंग ने हीरो को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया। लीजून ने अपनी पसंदीदा को आत्महत्या करते देखा तो उसका दिल टूट गया। समय पर मदद मिलने से हीरो की जान बच गई। हॉस्पिटल रूम से बाहर आकर लीकांग ने बताया कि हीरो होश में आ चुकी है। लीजून कमरे में गया, लेकिन हीरो ने उसे नहीं देखा और समझी कि उसका पति आया है। उसने कहा कि वो बोझ बन चुकी है, इसलिए जीना नहीं चाहती। लीजून ने अपने आंसू रोके और उससे कहा कि अब वो उसे पसंद नहीं करेगा, यहाँ तक कि उसकी मौत पर भी वो अंतिम संस्कार में नहीं आएगा और न ही एक आंसू बहाएगा। इतना कहकर वो टूटे दिल से बाहर चला गया। इधर चायोंग भीगी हुई हालत में किचन लौटी। मिस हान ने तुरंत उसे कपड़े दिए और गर्म सूप बना कर दिया। कुछ देर बाद चायोंग ने नर्सेस को लीकांग की बात करते सुना। उसे चिंता हुई कि पता नहीं वो ठीक है या नहीं। वो उसे ढूंढती रही, लेकिन पूरे अस्पताल में कहीं नहीं मिला। उसे लगा शायद वो कार में खड़ा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन चायोंग को नहीं पता था कि लीकांग इस वक्त रूफटॉप पर खड़ा उसे देख रहा है। वो खुद से सवाल कर रहा था, ये लड़की हर बार मेरी जिंदगी में क्यों आ जाती है, जिसे इस जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहता था। किस्मत बार बार उसे सामने ले आती है। लीकांग समझ नहीं पा रहा था कि ये एहसास क्या है। चायोंग की जाती हुई पीठ को देखते हुए उसे उनके साथ बिताए हर पल याद आने लगे। आखिरकार लीकांग को अपनी फीलिंग्स समझ आ गई। वो चायोंग को पसंद करने लगा था, लेकिन यही एहसास उसे उलझा रहा था कि अब क्या करे। अगली सुबह एक बुजुर्ग औरत चायोंग को केक बनाने के लिए पहाड़ पर इंग्रेडिएंट्स ढूंढने ले गई। ठंडी हवा में दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक उस बूढ़ी औरत ने चिल्लाकर कहा, जहरीले सांप ने उसके पैर को काट लिया। चायांग डर के मारे अपना मुंह ढक लेती है। वो जल्दी से पहाड़ की चोटी की तरफ मदद के लिए फोन करने दौड़ती है, लेकिन वहाँ सिग्नल ठीक नहीं था। बार बार कॉल कट रही थी। वो बेहतर सिग्नल वाली जगह ढूंढने लगी, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे खाई में लुढ़क गई। जब लगभग अंधेरा हो चुका था, तभी किसी ने एक घायल बुजुर्ग महिला को देखा और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। डायरेक्टर और नर्सेज ने उसकी पट्टी की। किस्मत अच्छी थी कि समय पर इलाज हो गया, वरना नतीजा बहुत गंभीर हो सकता था। उसी समय उस बुजुर्ग महिला ने बताया कि चायांग ने उससे कहा था कि यहीं बैठकर इंतजार करे, लेकिन वो खुद वापस नहीं आई। इतनी देर हो चुकी थी और चायांग अभी तक नहीं लौटी थी। क्या वो खतरे में है? लीकंग ने टॉर्च जलाया और पहाड़ पर चढ़ते हुए जोर जोर से चायांग का नाम पुकारने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लीकंग को याद आया कि दोपहर में चायांग ने इमरजेंसी रूम में कॉल किया था और उसके बाद कोई खबर नहीं आई। उसका दिल बहुत घबरा गया। वो दुआ करने लगा कि चायांग के साथ कुछ बुरा न हुआ हो। तभी उसने खाई के नीचे किसी को पड़ा हुआ देखा। वो दौड़कर नीचे गया और देखा कि चायांग बेहोश पड़ी है। उसने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन दर्द की वजह से वो बोल भी नहीं पा रही थी। लीकांग ने चायांग को अपनी पीठ पर उठाया और मुश्किल से ऊपर चढ़कर उसे जल्दी से सेंटर ले आया। कमरे में पहुंचकर उसने बहुत ध्यान से उसके जख्मों पर पट्टी की। वो चायांग को दोबारा अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन चायांग ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो ठीक है और उसे परेशान नहीं करना चाहती। ये सुनकर लीकांग अचानक गुस्सा हो गया। उसके मुंह से चायांग की फिक्र भरी बातें निकल गईं, जिससे चायांग को बहुत अजीब लगा। जो लड़की हमेशा खुद को कम समझती थी, वो कभी उससे ध्यान की उम्मीद नहीं कर सकती थी। चायांग की हैरान आंखों को देखकर लीकांग अपने जज्बात छुपा नहीं पाया और भी चिड़चिड़ा हो गया। उसने कहा कि चायांग आगे जिए या मरे, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर वो तुरंत बाहर चला गया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उसे पछतावा होने लगा। उसका ज़मीर उसे उस लड़की को चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन दोनों के बीच का उलझा हुआ रिश्ता लीकांग को समझ नहीं आ रहा था। उधर सांप के काटने से वो बुजुर्ग महिला चल बसी। ये दिल तोड़ने वाली खबर सुनकर चायांग छत पर दौड़ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने सामने खड़े लीकांग पर भी ध्यान नहीं दिया। उसकी बेबस और दर्द भरी सिसकियां लीकांग के कानों में गूंज रही थी। लीकांग इस लड़की को और भी कम समझ पा रहा था, लेकिन उसके बारे में जानने की चाह और बढ़ती जा रही थी। अपने मरे हुए बेस्ट फ्रेंड को याद करके उसने फिर दिल के खिलाफ बातें कही। उसने चायांग को जल्दी घर लौट जाने की सलाह दी। इसके बाद दोनों काफी समय तक एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन ये बातें कहकर लीकांग खुद और भी बेचैन हो गया। तभी उसका फोन बजा। वो तुरंत हीरो के अस्पताल रूम में गया ताकि उसका हाल देख सके। वो अपने ऑफिस लौटा और बार
बार यही सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि हीरो की पिछली सर्जरी करने वाली डॉक्टर से मिले। दोनों की हॉस्पिटल में मुलाकात तय हुई। उस डॉक्टर से मिलते ही ली कांग ने उसे सवाल किया कि उसने उस समय हीरो की दूसरी सर्जरी क्यों नहीं की। अब की टेक्नोलॉजी से हीरो पूरी तरह ठीक हो सकती थी, लेकिन उन्होंने सोशल प्रोटेक्शन सेंटर में बस इंतजार करने का फैसला कर लिया। डॉक्टर ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस यही कहा कि सर्जरी अब भी रिस्की थी। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने दूसरी सर्जरी न करने का फैसला किया। उसने ये भी बताया कि हीरो के हस्बैंड इस हॉस्पिटल के हेड है और फैसला उन्हीं की मंजूरी से लिया गया था। ली कंग को ये बात और भी गलत लगने लगी। वो और सवाल करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर अचानक दुखी होने का नाटक करते हुए अर्जेंट सर्जरी का बहाना बनाकर चली गई। उसके चेहरे के भाव देखकर ली कांग ने तय कर लिया कि अब समय बर्बाद नहीं करेगा। ये मामला सीधा इंटेंशनल मर्डर जैसा था। ली कांग की तेज और स्थिर नजर देखकर उस महिला का घमंड टूटने लगा। वो घबरा गई और बिना कुछ बोले भागकर वॉशरूम में चली गई। उसने रोते हुए फोन पर कहा कि सब कुछ सामने आ गया है। फोन के दूसरी तरफ हीरो का हस्बैंड था। वो भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कार में बैठे एक पुलिस कार ने रास्ता रोक लिया। ली कांग की आंखों के सामने उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ली कांग को गवाही देने बुलाया। वहां पहुंचकर उसने ली जून को देखा। ली जून की हालत देखकर ली कांग को एहसास हुआ कि वो उतना बेरहम नहीं है जितना वो सोचता था। इस सब के बाद हीरो ने फिर से सर्जरी कराने का फैसला किया। नतीजा चाहे जो भी हो, उम्मीद होते हुए वो हार नहीं मानना चाहती थी। हीरो को एम्बुलेंस में भेजने के बाद डायरेक्टर खुद को दोष देने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका स्टूडेंट ऐसा निकलेगा। जिसे वो प्यार समझता था, वो लगभग अपराध में साथ देने जैसा बन गया था। इसके बाद डीन ने ली कंग को अपने बेटे की तरह रखा। ली कंग चाहता था कि मिनसेओ के पिता का ख्याल रख सके। इधर चा यंग दोपहर का खाना तैयार कर रही थी। जी यंग अजीब कपड़े पहनकर आया और बोला कि वो दूसरे ग्रह से आया है और पृथ्वी की रक्षा करना उसका मिशन है। उसने कहा कि उसके ग्रह के लोग उसे लेने आने वाले हैं। चा यंग मुस्कुरा दी और दिल से चाहा कि सच में कोई स्पेसशिप आए और इस बहादुर योद्धा को ले जाए। रात को छत पर बैठे हुए चा यंग ने उससे पूछा कि वो किस ग्रह से है। जी यंग के भाई ने हंसकर मजाक उड़ाया और कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन चा यंग ने फिर भी उसकी बातों पर भरोसा किया। ये सब ली कंग ने देख लिया। उसकी उससे नफरत कुछ कम हो गई। अगले दिन जी यंग अचानक बिस्तर से उठ नहीं पाया। वो मानने लगा कि स्पेसशिप आ चुकी है। उसकी माँ और डॉक्टर्स के बीच वो अपनी जिंदगी का मिशन पूरा करके बिना किसी अफसोस के चला गया। जिंदगी बहुत छोटी होती है, हम बस यादों के सहारे ही आगे जी पाते हैं। चा यंग ने अपने तरीके से उस नन्ही किस्मत को अलविदा कहा। उसने चॉकलेट से स्पेसशिप के आकार का केक बनाया। वो चाहती थी कि वो केक जी यंग को उसके ग्रह पर वापस ले जाए। कई साल पहले एक आलीशान विला में एक लड़का टीवी पर खबर देख रहा था। शहर के बीच एक इमारत गिर गई थी और उसकी माँ उसके अंदर फंसी थी। वो सबके सामने रो रो कर माँ को बचाने की गुहार लगा रहा था, लेकिन बाकी लोग बिल्कुल शांत थे, जैसे वो मौजूद ही न हो। उसका अंकल बस दिखावे के लिए बोला कि पुलिस सब संभाल लेगी। लड़के को पूरा यकीन था कि उसकी माँ अब भी खतरे में है, लेकिन घर में लोग आराम से खाते पीते रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो अकेला कमरे में बैठा हाउसकीपर को माँ का सामान समेटते देखता रहा, यहाँ तक कि उसकी पसंद की सारी चॉकलेट्स भी फेंक दी गई। उसी दिन उसने तय कर लिया कि वो फिर कभी चॉकलेट नहीं खाएगा। वो ज्यादा चावल खाएगा, जल्दी बड़ा होगा और मजबूत बनेगा। ये ली कांग का बचपन था। सीनियर के केस की खबर मीडिया में आने के बाद वो उस घर वापस लौटा जो उसे जाना पहचाना भी लग। ग्रैंड माँ बहुत संतुष्ट थी। उसने ली कांग से सहमति जताई। उसने कहा कि सोशल प्रोटेक्शन सेंटर को बंद कर दिया जाए और उसकी जगह देश का सबसे बड़ा नर्सिंग होम बनाया जाए। इसके बाद पूरी कॉर्पोरेशन ली कांग के हवाले कर दी जाएगी। माँ की मौत के बाद यही ली कांग का इकलौता मकसद और मोटिवेशन था, लेकिन इनहेरिटेंस जीतने के बाद भी ली कांग खुश नहीं था। सेंटर लौटते वक्त उसे डीन की बातें याद आने लगी। उसने अब तक जो कुछ किया था और जिन लोगों को वो जल्द खोने वाला था, सब उसके दिमाग में घूमने लगा। ली कांग काफी उलझन में था। जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी अचानक चा यंग से टक्कर हो गई। दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे, तभी ऊपर से एक कपड़ा गिर पड़ा। ली कांग उस महिला को देखकर खुद को उससे दूर रखना चाहता था, लेकिन फिर भी उसकी फिक्र किए बिना नहीं रह पाया। ली कांग ने कपड़ा उठाया। पता चला कि ली जून कपड़े धो रहा था और गलती से कंबल गिर गया था। वापस जाते वक्त उसने ली कांग को फुटबॉल खेलते देखा, जो दोनों अक्सर एक दूसरे से भिड़ते रहते थे। उनके बीच फिर बहस शुरू हो गई। ली जून ने कहा कि ली कांग अपनी दादी का भरोसा जीतने के लिए चैलेंज चल रहा है। ली कांग ने कोई सफाई नहीं दी। वो बस चाहता था कि पूरा परिवार दर्द झेले। दोनों हार मानने वाले नहीं थे, इसलिए फुटबॉल खेलने लगे। दोनों पूरी ताकत से खेल रहे थे। मुकाबला और ज्यादा तेज होता चला गया। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अब खेल बंद हो गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। दिल की आग और तेज जलने लगी। तभी डीन वहां आ गया और दोनों को अलग किया। लड़ाई समय रहते
रुक गई बाथरूम में। डायरेक्टर उस इंसान से बहुत निराश था जिसने हॉस्पिटल को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। उसने ली कंग से कहा कि जिंदगी सिर्फ ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो लोग इस दुनिया से जाने वाले हैं उनसे तुमने कुछ नहीं सीखा। डीन के जाने के बाद ली कंग को अपने सालों के लक्ष्य पर संदेह होने लगा। घर जाते वक्त उसने देखा कि चायांग और ली जून एक साथ कार में बैठ रहे हैं। उसके दिल में अचानक जलन पैदा हो गई। बारिश रुक चुकी थी लेकिन ली जून ने कहा कि इतनी देर हो चुकी है, बारिश रुकी हो या नहीं वो चायांग को घर छोड़ देगा। दोनों बात कर ही रहे थे कि पीछे वाली कार रुक गई। चायांग को लगा कि शायद पीछे वाले से कोई गलती हो गई है, लेकिन ली जून ने मिरर में देखा और पहचान लिया कि पीछे ली कांग है। वो शांत स्वर में बोला कि उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी पल उसके मन में बदला लेने का ख्याल आया। उसने तय कर लिया कि वो रास्ता नहीं देगा। ये देखकर ली कांग इतना गुस्सा हुआ कि लगातार हॉर्न बजाने लगा। चायांग को कुछ समझ नहीं आया। वो उल्टा ली जून को समझाने लगी कि पीछे वाला शायद किसी जरूरी काम में है, उसे पहले जाने देना चाहिए। चायांग ने देखा कि ली जून का हाथ ठीक नहीं लग रहा। उसने तुरंत पूछा क्या हुआ है। ली जून ने सीधे कह दिया कि अभी अभी उसकी ली कांग से लड़ाई हुई थी। ये सुनकर चायांग चौंक गई और उसकी सोच बदल गई। चायांग ने कार का दरवाजा खोला और बाहर उतर गई। वो पैदल जाना पसंद करेगी लेकिन उसकी कार में नहीं बैठेगी। ली जून वहीं खड़ा रह गया, समझ ही नहीं पाया कि अचानक क्या हो गया। अगले दिन चायांग जियंग के भाई को हमबर्गर खिलाने ले गई। इत्तेफाक से ली कांग भी उसी रेस्तरा में आ गया। वो तारीख गलती से याद कर बैठा जब वो पहले चायांग के साथ खाना खाने गया था। ली कांग और चायांग दोनों अजीब थे। कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा था, बस चुपचाप खा रहे थे। लड़के को अचानक याद आया कि पिछली बार उसे कोविड हुआ था। वो शरारत में ली कांग से पूछ बैठा कि कहीं वो भी संक्रमित तो नहीं। ली कांग खाना खाते खाते लगभग घुट ही गया। वो डर गया कि कहीं उसके दिल की बात खुल न जाए। उसने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा घबराया उतनी ज्यादा खांसी आने लगी। अब सबको लगा कि वो सच में बीमार है। चायांग ने भी मासूमियत से ऐसा ही सोचा। वो तुरंत थर्मामीटर निकाल लाई। लड़के ने हालात बिगड़ते देख बहाना बनाया और जल्दी से चला गया। तापमान चेक करने के बाद ली कांग ने उसे चायांग के सामने दिखाया। उसने उससे माथा छूने को भी कहा। इतना कहकर उसने कार का दरवाजा खोला और चायांग को घर छोड़ने लगा। चायांग ने शालीनता से कहा कि वो बस से चली जाएगी। सेंटर लौटते वक्त उसने चायांग की जाती हुई परछाई देखी। उसने देखा कि उसका हेयर क्लिप कार में छूट गया है। उन दोनों के साथ बिताए सारे पल उसे याद आए और वो खुश महसूस करने लगा। दोनों एक दूसरे की जिंदगी में धीरे धीरे शामिल हो चुके थे। किचन में ली जून को किसी को मारने की सजा मिली थी। वो प्याज छील रहा था और आंसू बहा रहा था। उसी वक्त चायांग अंदर आई। कल रात कार में हुई बात के बाद उसने तय किया कि वो उसे नजरअंदाज करेगी। ली जून भी आलस नहीं कर सका। वो चुपचाप काम करता रहा, आंसू बहाते हुए। थोड़ी देर बाद चायांग ने कुछ कैंडल्स जला दी और कहा अब आंखों में जलन नहीं होगी। ली जून ने गुस्से में प्याज फेंक दिया। इतना अच्छा तरीका था तो पहले क्यों नहीं बताया। चायांग ने जानबूझकर कहा कि वो अभी बिजी थी। उसने प्याज का एक टुकड़ा उठाया और उसके मुंह में डाल दिया। ये और ज्यादा असरदार होगा। ली जून समझ गया कि वो सजा में है और कुछ नहीं कर सकता। यंग टाइकून बेबस होकर ऑनियन छीलता रहा और चायांग को काम करते देखता रहा। उसने जिज्ञासा से पूछा कि उसका और ली कांग का क्या रिश्ता है। चायांग ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो बाहर जाकर ऑनियन का दूसरा पैकेट ले आई और ली जून से कहा कि छीलते रहो। फिर वो खाना बनाने लगी। लेकिन जब ली जून ने पूछा कि क्या उसे ली कांग पसंद है तो घबराहट में चायांग का हाथ जल गया। वो जल्दी से हाथ पानी में डुबोती है और बैंडेड लगा लेती है। उन्हें पता नहीं था कि ली कांग बाहर खड़ा सब सुन चुका था। उसकी आंखों में हल्की सी निराशा दिखी। वो चायांग के पास गया और गंभीर आवाज में बोला, मेरे लिए तुम हमेशा मिनसूंग की गर्लफ्रेंड ही रहोगी। मैं तुम दोनों के प्यार का गवाह हूँ। ये सुनकर चायांग ने अपने आंसू पी लिए और कहा, मैं भी यही सोचती थी। वो अगला वाक्य बोल पाती उससे पहले ही ली कांग मुड़कर चला गया। वो ऑफिस लौट आया, उन सब बातों के बारे में सोचता रहा जो उनके बीच हुआ था। उसकी नजर कार में छूटे चायांग के हेयर क्लिप पर पड़ी। उसने उसे अलमारी में रख दिया और तय कर लिया कि इस एहसास को दिल में ही दबा देगा। उधर चायांग अपने रोड साइड ईटरी पर एक कटोरे में आधा जार नमक डाल देती है और चखती है, लेकिन उसे कोई स्वाद नहीं आता। पास खड़ा उसका यंगर ब्रदर हैरान रह गया। जैसे ही उसने चखा उसे इतना नमकीन लगा कि उसे 2 बोतल पानी पीनी पड़ी। लेकिन चायांग को लगा वो मजाक कर रहा है, उसे बिल्कुल नमकीन नहीं लगा। ये कहकर उसने बाकी का आधा नमक भी कटोरे में डाल दिया। लेकिन चायांग को अब भी कोई स्वाद महसूस नहीं हुआ।
चायांग को यकीन नहीं हुआ। इतना नमक डालने के बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। क्या उसकी टेस्ट चली गई थी? चायांग घबराकर अस्पताल गई। जांच में पता चला कि सिर में लगी चोट की वजह से उसकी टेस्ट और स्मेल चली गई है। एक शेफ के लिए ये बात सहना बहुत मुश्किल था। उसका यंगर ब्रदर भी कोने में खड़ा सब छुपाने की कोशिश कर रहा था। हॉस्पिटल के एक कोने में वो अपनी बहन को टूटा हुआ देखकर बेहद दुखी था। सेंटर लौटकर भी चायांग ने हमेशा की तरह खाना बनाना जारी रखा। पास बैठा ली जून सफेद मूली घिस रहा था और लीकांग के बारे में पूछने ही वाला था। तभी चायांग का भाई अंदर घुसा और अपनी बहन पर चिल्लाया, तुम्हें अब भी यहाँ मूली घिसने की पड़ी है? वो उसे खींच कर ले जाने लगा। डॉक्टर ने गलत डायग्नोसिस किया होगा, चलो किसी और हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन चायांग बोली कि पहले खाना पूरा कर ले। ली जून ने सब सुन लिया। उसने जिज्ञासा से पूछा, क्या हुआ है? इस पर भाई ने गहरी सांस लेकर कहा, चायांग बीमार है। ये सुनते ही चायांग पूरी तरह टूट गई। वो गुस्से में बोली, क्या तुम चाहते हो पूरी दुनिया को मेरी बीमारी पता चल जाए? ली जून बाहर गया और चायांग को अकेले बैठा देखा। वो उसे दिलासा देने गया। ये सब लीकांग ने देख लिया। दोनों को पास बैठा देखकर उसे जलन होने लगी। वो जाने ही वाला था कि हेड नर्स ने ली जून को काम से भागते देखा और उसे वापस पकड़ लिया। तभी एक पेशेंट का फैमिली मेंबर चायांग से झगड़ा करने आया क्योंकि उसने उसका झूठ पकड़ा था। वो उसे मारने ही वाला था कि लीकांग बीच में आ गया और उसे रोक लिया। अब लीकांग का चायांग को बचाने का जज्बा और साफ हो चुका था। वो अब किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। चायांग किचन लौट गई। एक पेशेंट आया और उससे खाना बनाने को कहा। आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी थी और वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था। चायांग ने बहुत प्यार से खाना तैयार किया। खाना देखकर कपल बहुत भावुक हो गया। उन्हें इतना खुश देखकर चायांग को भी थोड़ी तसल्ली मिली। उसका खाना लोगों को खुशी देता है, ये बात उसने एक लड़के से सीखी थी। टेस्ट और स्मेल जाने के बाद चायांग को डॉक्टर की बात याद आई कि ठीक होना पक्का नहीं है। उसका दिल टूट गया। उसने मिर्च उठाकर मुंह में डाली लेकिन फिर भी कोई स्वाद नहीं आया। लीकांग को अब तक कुछ पता नहीं था। वो लड़के को हैमबर्गर खाने ले गया। उसे उदास देखकर लड़के ने पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? लीकांग ने पहले मना किया, फिर सच मान लिया। लड़के ने अपना केक उसे दे दिया। उसने कहा, मेरे भाई ने कहा था हैमबर्गर खाना सबसे खुशी की बात होती है। वो चाहता था कि लीकांग खुश हो, चायांग नहीं। ये सोचकर लीकांग को अपने शब्दों पर बहुत पछतावा हुआ। उसने चायांग को बेहद चोट पहुंचाई थी। ऑफिस लौटकर भी वो उस रात का सीन भूल नहीं पाया। चायांग के चेहरे की वो हालत उसे बार बार याद आ रही थी। मैंने उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया? वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसी समय चायांग किचन में एक फॉरेन एंट को खाना सिखा रही थी। उसका ध्यान इतना गहरा था कि लीकांग उसे देखता ही रह गया। उसे पता ही नहीं चला कि हेड नर्स पीछे खड़ी है। नर्स ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लीकांग ने झूठ कहा कि वो एलर्जिक रिएक्शन वाले पेशेंट को देखने आया है। नर्स हैरान हो गई। वो पेशेंट तो परसों ही मर गया। ये सुनकर लीकांग बुरी तरह घबरा गया। उसने जल्दी से बहाना बनाया कि शायद उसे गलत याद है और वहाँ से चला गया। किचन में चायांग मसाले चखने लगी लेकिन फिर भी कोई स्वाद नहीं। जितना सोचती उतना ज्यादा दुख होता। कुकिंग ही उसकी खुशी थी और वो भी उससे छिन गई। उसी समय मिस्ट्रेस हान वापस आई। उसने चायांग के लिए कोई और काम ढूंढ लिया था। उसने कहा कि चायांग को कहीं और जाकर अपना हुनर दिखाना चाहिए, लेकिन उसने चायांग की आंखों का दर्द नहीं देखा। काम खत्म होने के बाद चायांग नाइट मार्केट गई। हर तरफ लाजवाब खाने थे। उसने सूंघने की कोशिश की लेकिन सब बेकार। आखिरकार वो वापस सेंटर लौट आई। वो वहीं बैठकर लीकांग का इंतजार करने लगी ताकि अलविदा कह सके। शाम को लीकांग उदास मन से लौटा। जैसे ही वो पहुंचा उसने चायांग को वहां खड़ा देखा। वो उसका इंतजार कर रही थी लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया उसने कहा कि वो जा रही है। ये अचानक विदाई लीकांग को चौंका गई। चायांग को दूर जाते देखकर उसका दिल आखिरकार दिमाग पर भारी पड़ गया। वो दौड़कर उसे रोकने गया लेकिन चायांग की आंखों में सवाल देखकर वो कोई वजह नहीं ढूंढ पाया। तभी उसे बचपन में खाया वो नूडल डिश याद आया। उसने चायांग से कहा कि वो उसे वही बना कर दे। घड़ी में लगभग 12 बज रहे थे। चायांग को यह सब थोड़ा अजीब लगा लेकिन फिर भी वो किचन में चली गई और लीकांग के लिए खाना बनाने लगी। उसने एप्रन पहना और आटा निकाला। लीकांग के लिए आखिरी कटोरा नूडल्स बनाने की तैयारी की। शायद यह आखिरी बार था जब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। लीकांग ने चायांग को काम में व्यस्त देखा तो उसने भी अपनी शर्ट उतार दी और बाहर आकर उसकी मदद करने लगा। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि चायांग जा रही है। इसी वजह से वो खुद को पूरी तरह गंदा कर बैठा। चायांग ने देखा तो तुरंत उसे एप्रन दे दिया लेकिन लीकांग के हाथ पूरी तरह आटे से सने हुए थे। वो खुद पहन नहीं पा रहा था। थोड़ी झिझक के साथ चायांग ने खुद आगे बढ़कर लीकांग को एप्रन पहनाया। उस पल वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई पत्नी अपने पति का ख्याल रख रही हो। लीकांग की नजरें बस चायांग पर
पर टिकी थी। वो चाहता था कि वक्त थोड़ा और धीरे चले। ली कंग को यूं देखते हुए चायांग को थोड़ी शर्म आई। उसने कहा कि वो ऑफिस जाकर आराम करे, खाना बनते ही उसे बुला लेगी। ये समझदारी भरा इशारा ली कंग को भी थोड़ा शर्मिंदा कर गया। वो लौटना नहीं चाहता था, लेकिन ध्यान न देने की वजह से बर्तन से जोर की आवाज हो गई। वो खुद को कोसने लगा कि उसे समझ ही नहीं आ रहा वो यहाँ क्या कर रहा है। इसी बीच उसकी नजर शेल्फ पर रखी शराब की बोतल पर पड़ी। उसने जल्दी से बोतल उठाई और एक घूंट पी लिया, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं पाया। उल्टा वो चायांग से माफी मांग बैठा। चायांग समझ नहीं पाई कि उसने गलती क्या की। माहौल बहुत अजीब हो गया। उसने बस इतना पूछा कि क्या उसे और मदद चाहिए। तभी चायांग ने कहा कि उसे दोनों का ऐसे साथ रहना असहज लग रहा है। उसने ली कंग से कहा कि वो जल्दी ऑफिस लौट जाए। ये वही बात थी जो ली कांग ने पहले चायांग से कही थी। ली कांग मजबूर होकर वहाँ से निकल गया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा उसे एक फोन आया। पता चला कि वो पड़ोसी अंकल जिन्हें वो सालों से नहीं मिला था अब इस दुनिया में नहीं रहे। वही अंकल जो ली कांग को अपने बेटे जैसा मानते थे। जब भी वो समुद्र तट जाते ली कांग के लिए चॉकलेट लाते थे, लेकिन आइलैंड छोड़ने के बाद ली कांग कभी वापस नहीं लौटा। अब हमेशा के लिए दोनों अलग हो चुके थे। ली कांग टूट गया और जल्दी जल्दी पार्किंग की ओर भागा। वो अंकल को आखिरी बार देखना चाहता था, लेकिन इतनी जल्दबाजी में कार की चाबी लेना भूल गया। वो वापस मुड़ ही रहा था कि अचानक उसे चायांग दिख गई। चायांग उसकी जैकेट लेकर दौड़ती आई। ली कांग ने की ली और निकलने ही वाला था, लेकिन वो शराब पी चुका था और रास्ता लंबा था, इसलिए चायांग खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गई। वो ली कांग के साथ जाने लगी। दोनों उस जगह लौट रहे थे जहाँ पहली बार मिले थे। रात बिल्कुल शांत थी, सड़क पर कोई नहीं था। ली कांग को अपने बचपन की बातें याद आई। हर बार अंकल समुद्र तट जाते उसके लिए चॉकलेट लाते। उसने वादा किया था कि वो जल्दी लौटेगा, लेकिन कभी नहीं लौटा। खुशियाँ सच में बहुत कम समय के लिए होती है। चायांग ने गाड़ी चलाई और वो समय पर पहुंच गए। कार से उतरकर चायांग ने कहा कि वो बस से घर चली जाएगी। दोनों ने अलविदा कहा, लेकिन कुछ कदम चलते ही चायांग को याद आया कि वो जल्दबाजी में फोन और वॉलेट भूल गई है और ली कांग की कार की भी उसी के पास थी। वो वापस फ्यूनरल हॉल पहुंची, लेकिन ली कांग वहाँ नहीं था। वो अंकल की फोटो के सामने खड़ा था, पुराने वादों को याद कर रहा था, लेकिन अंकल उससे पहले ही जा चुके थे। तभी अंकल की बेटी ली कांग के लिए छोड़ी गई चीज लाई। उसने खोला तो उसमें तरह तरह की चॉकलेट्स थी। ली कांग मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उधर चायांग के यंगर ब्रदर को अननोन नंबर से कॉल आया। वो चायांग ही थी। उसने किसी का फोन लेकर भाई को कॉल किया और कहा कि ली कांग को मैसेज भेज दे कि वो समुद्र तट के पास उसका इंतजार कर रही है। इत्तेफाक से ली जून वहाँ से गुजर रहा था। उसने पूछा कि सब बीच क्यों जा रहे हैं। चायांग का भाई घबरा गया और गलती से बोल गया कि वो दोनों एक दूसरे का पहला प्यार है। चायांग बीच पर ली कांग का इंतजार करने लगी। लंबा रास्ता होने से वो बहुत थक गई। पत्थर की बेंच पर बैठी और थोड़ी देर सो गई। अंकल को विदा करने के बाद ली कांग को मैसेज मिला। वो बीच पहुंचा और चायांग को सोता हुआ देखा। ठंडी समुद्री हवा चल रही थी। वो कांप रही थी। ली कांग ने अपनी शर्ट उतारी और उसे ओढ़ा दी। चायांग गहरी नींद में थी और उसके कंधे पर टिक गई। उसे जगाने के डर से ली कांग उसी हालत में 5 घंटे तक बैठा रहा, जब तक सूरज डूब नहीं गया। तभी चायांग जागी। आंख खुलते ही ली कांग को सामने देखकर वो चौंक गई। उसे बहुत दुख हुआ कि ली कांग को इतनी देर ऐसे बैठना पड़ा। वो बोली कि उसे पहले जगह देना चाहिए था, लेकिन ली कांग ने धीरे से कहा कि चाहे कितना भी वक्त लगे कोई बात नहीं। चायांग ने कार की लौट आई और कहा कि वो पैसे भूल गई है। उसने पूछा कि क्या ली कांग उसे थोड़े पैसे दे सकता है ताकि वो घर जा सके। ली कांग ने देखा कि वो बहुत थकी हुई है। वो उसे घर छोड़ना चाहता था। आखिरी बस भी निकल चुकी थी और उसे खुद भी भूख लगी थी, तो दोनों ने पहले खाना खाने फिर लौटने का फैसला किया। ली कांग उसे सी फूड मार्केट ले गया। वहाँ खाने की भरमार थी। आखिर में वो उसे एक परिचित रेस्तरां ले गया। यही वो जगह थी जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। 20 साल बीत गए थे, लेकिन सब कुछ वैसा ही था। ली कांग खुद किचन में गया और कुछ डिशेस बनाई। उसकी पीठ देखकर चायांग को लगा जैसे वो 20 साल पीछे लौट गई हो। खाना तैयार हुआ। चायांग खुशी खुशी खाने लगी और ली कांग की तारीफ करने लगी। तभी ली कांग ने सच बताया। उसे पता था कि चायांग की टेस्ट चली गई है, क्योंकि उसके भाई ने मैसेज किया था, इसीलिए वो उसे नॉर्मल रेस्टोरेंट नहीं लाया। ये सुनकर चायांग की आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़ा सा कॉर लिया और ली कांग के दिए नैपकिन से आंसू पोंछे। वक्त जैसे 20 साल पीछे चला गया। चायांग इतनी खुश थी कि उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। ली कांग को एक जानी पहचानी आवाज याद आई। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम यहाँ पहले आई हो? चायांग ने चुपचाप सिर हिला दिया। ली कांग और चौंक गया। क्या सच में? चायांग ने फिर सिर हिला दिया। अब ली कांग समझ गया। उसके सामने खड़ी महिला वही लड़की थी जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। उसने जल्दी से पूछा, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? चायांग ने फिर सिर हिला दिया। दोनों उसी जगह थे। किस्मत ने उन्हें फिर मिला दिया। अब उसे समझ आ गया था कि ये लड़की उसकी जिंदगी में बार बार क्यों आती रही। उसने 20 साल से दिल में छुपा सवाल पूछा, तुम उस दिन क्यों नहीं आई थी? एक
साल बाद लौटी तो वहाँ कोई नहीं था। चायंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस बोली कि घर में कुछ हो गया था, वो वादा नहीं निभा पाई। उसने दिल से माफी मांगी। लिकांग कुछ कह पाता उससे पहले अनकली की बेटी ने उसे घर खाने बुला लिया। चायंग को देखकर उसने समझा कि वो लिकांग की गर्लफ्रेंड है, लेकिन चायंग ने तुरंत कहा कि वो सिर्फ दोस्त है। लिकांग पास खड़ा था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। यह सुनकर अंकल की बेटी को थोड़ा बुरा लगा। उसने तुरंत गलतफहमी के लिए माफी मांगी। फिर उसने बताया कि उसे बचपन से ही लिकांग पसंद था, लेकिन उस समय उसके पिता लिकांग की माँ को पसंद करते थे, इसलिए उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब इतने सालों बाद वो वही एहसास फिर से लेकर लौट आई थी। वो जैसे ही अपने दिल की बात कहने वाली थी, लिकांग ने साफ कह दिया कि उसके दिल में पहले से कोई है, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, वो कौन है? क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है? लिकांग इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। घर जाते वक्त चायंग को याद आया कि वो लिकांग को डॉग के बारे में बताना भूल गई थी। वो डॉग उसके पहले वाले डॉग का बच्चा था। ओनर के जाने के बाद वो कुछ खा पी नहीं रहा था, बस मालिक की चादर पर लेटा रहता था। लिकांग ने उस डॉग को देखा, वो बिल्कुल पहले वाले डॉग जैसा ही था। उसे याद आया कि बचपन में वो सोल नहीं जाना चाहता था। वो उसी जगह डॉग के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन सालों में सब कुछ बदल गया। लिकांग ने डीन को फोन किया और कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। वो यहाँ कुछ दिन और रहना चाहता था। वो थक चुका था और अपनी जिंदगी से उबने लगा था। इस बीच लिकांग को नहीं पता था कि उसकी ग्रैंडमदर हॉस्पिटल में है। उसने देखा कि चायंग बहुत प्यार से डॉग की देखभाल कर रही है। उसका पत्थर जैसा दिल थोड़ा पिघल गया। ये लड़की हमेशा उसे सुकून देती थी। वो सोचने लगा, क्या सच में जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए जीनी चाहिए? अगली सुबह लिकांग डॉग को वॉल्क पर ले जाने वाला था, लेकिन उसने देखा कि डॉग हिल नहीं रहा। चायंग बाजार से लौटी और देखा लिकांग डॉग को पकड़े आंगन में बैठा है। वो सब समझ गई। दोनों ने डॉग को पहाड़ के पीछे दफनाया और उसके लिए दुआ की कि वो अब किसी बेहतर जगह पर हो। घर लौटते ही उन्होंने लीजून को देखा। एक के बाद एक लिकांग अपने करीबी लोगों को खो रहा था। लीजून को भी लगा कि ये जिंदगी वो नहीं चाहता। वो भी उस बिना प्यार वाले घर में लौटना नहीं चाहता था। उसने लिकांग को इतना कमजोर पहली बार देखा। उसका मन भी भारी हो गया। वो अकेले बीच चला गया। उसे खबर मिली कि उसकी माँ ग्रुप की प्रेसिडेंट बन गई है, लेकिन लीजून ऐसा जीतना नहीं चाहता था। इधर चायंग ने देखा कि लिकांग सो रहा है। वो चुपचाप उसे कंबल ओढ़ा देती है। वो तय कर लेती है कि अब वो अपनी बीमारी को लेकर दुखी नहीं होगी। नई डिशेस बनाकर लोगों को खुश करना ही उसकी ताकत है। रात में लिकांग उठता है और बीच पर चायंग को ढूंढता है। दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं। हमेशा ठंडा रहने वाला लिकांग खुद चायंग को ढूंढने आया था। दोनों बिना कुछ बोले समुद्र के सामने बैठे रहते हैं। चायंग उससे पूछती है, तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, भूख लगी होगी ना? लिकांग अब अपने जज्बात नहीं छुपाता। चायंग उसे खाने पर बुलाती है। लिकांग को अजीब लग रहा था। उसे मिन सूंग की याद आ रही थी, लेकिन अब वो चायंग को अपनी जिंदगी से दूर नहीं करना चाहता था। उसे समझ नहीं आया वो कब चायंग से प्यार करने लगा। वो कहता है, क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ? इसके बाद लिकांग अपनी ग्रैंडमदर के अस्पताल जाता है। वो कहता है कि अब वो पावर और इनहेरिटेंस के पीछे नहीं भागना चाहता। वो सिर्फ सादा और खुशहाल जीवन चाहता है। ग्रैंडमदर गुस्से में उसे सेंटर वापस भेज देती है, लेकिन लिकांग का फैसला नहीं बदलता। अब वो पूरी तरह समझ चुका था कि वो क्या चाहता है। वो किचन में चायंग के पास जाता है और साफ साफ अपने दिल की बात कहता है। चायंग अभी उसे स्वीकार नहीं करती, लेकिन लिकांग हार मानने को तैयार नहीं। ये सीधी कन्फेशन चायंग को शर्मिंदा कर देती है। वो उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। दोनों बिल्कुल नए नए शादीशुदा लोगों जैसे लगते हैं। अचानक एक गुस्सैल आदमी नर्स को भगाते हुए किचन में घुसता है। लिकांग आगे खड़ा हो जाता है और उससे बाहर जाने को कहता है। चायंग डर जाती है। लिकांग झगड़ा नहीं चाहता था, लेकिन आदमी को घूर कर पूछता है, क्या देख रहा है? अगले ही पल लिकांग टेरेस पर सूजे हुए चेहरे के साथ बैठा होता है। चायंग उसके लिए आइस पैक लाती है। लिकांग दिखावा करता है कि उसे दर्द नहीं है, लेकिन चायंग जबरदस्ती आइस लगाती है। लिकांग को शर्म आती है कि वो चायंग के सामने पिट गया। असल में लड़के हमेशा जिस लड़की को पसंद करते हैं उसके सामने हीरो बनना चाहते हैं। ली जून भी अपनी बात बाहर निकाल देता है। उसे पता चला था कि वो अपने ग्रैंडफादर का बायोलॉजिकल बेटा नहीं था। शुरू से ही वो बस एक रुकावट था। लिकांग ही असली हेयर था। ली जून बताता है कि बचपन में उसे बहुत सख्ती से पाला गया। दूसरा नंबर आने पर उसे मारा जाता था। लिकांग तब चॉकलेट बनाकर उसे खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन लीजून हमेशा उसे ठुकरा देता था। अब दोनों को अपने रिश्ते की वजह समझ आती है। इसी बीच चायंग का यंगर ब्रदर बताता है कि उसे उनकी माँ का पता है। चायंग मना करती है, लेकिन फिर भी माँ से मिलने चली जाती है। वहाँ उसे सच्चाई पता चलती है और उसके दिल में माँ के लिए बचा हुआ आखिरी लगाव भी खत्म हो जाता है। बीच पर चलते हुए चायंग अपने अतीत के बारे में बताती है। उसमें उसका पहला प्यार, उसका दुखी परिवार, सब कुछ शामिल है। मिन सूंग का जिक्र आते ही लिकांग भावुक हो जाता है, लेकिन इस बार वो चायंग का हाथ छोड़ना नहीं चाहता। आगे की जिंदगी में सिर्फ वो दोनों
दोनों होंगे। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।